Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. नमस्कार मित्रों, मैं विनय पाठक दिल्ली आईएएस यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक लंबे अंतराल के बाद फिर मैं आपसे जुड़ रहा हूं और जैसा कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स में हम एक श्रृंखला देख रहे थे जो कि पीएससी प्रीलिम्स 2022 12 फरवरी को होने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के महोत्सव। आप जैसा देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के जहां 50 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के महोत्सव से कभी कभी एक क्वेश्चन, कभी कभी दो क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे आपने देखा है रामनवमी का मेला या अलग जाजल देव महोत्सव, या मैं छत्तीसगढ़ जनजाति से रिलेटेड जो आपका राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव हुआ। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए अमूमन हमको एक दो मिल जाते हैं। तो यहां पर डिस्कस करते हैं कि मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स को इन टोटल 20 पॉइंट्स में यानी 20 बिंदुओं में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने अभी तक 3 बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें एक प्रमुख योजना है, एक चर्चित अभियान और एक चर्चित स्थल। इसके पश्चात आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में आपको चर्चित महोत्सव यानी फेमस फेस्टिवल देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले एक मैं आवश्यक जानकारी आपसे साझा करना चाहूंगा कि दिल्ली आईएएस के युवाचार पब्लिकेशन के द्वारा छत्तीसगढ़ और नेशनल करंट अफेयर्स की ईयरली मैगजीन आई और आप सबका बहुत ही उसमें सहयोग और बड़ी मात्रा में उसकी मार्केट में एक डिमांड दिखी गई। इसमें जैसा आप जानते हैं कि ये एक मशीनीकृत कार्य रहता है टाइपिंग का, और इसमें चाहे हम हो, आप हो या कोई और हो, यहाँ पर एक मानवीय त्रुटि देखी जा सकती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का जो पार्ट है, इस छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के इस पार्ट में पेज क्रमांक 65 में 65 पेज में एक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। हालांकि ये तथ्य बहुत ही बेसिक है, आपको पहले से ही जानकारी है और आप आसानी से इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। फिर भी ये एक संस्थान की और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको एग्जाम से पहले सूचित किया जाए कि आपको इसमें थोड़ा करेक्शन करना है। ध्यान देंगे कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, जहां पर आपको जो मैगजीन आप लिए हुए हैं, इसमें सुश्री अनुसुईया उइके जी दिखेंगी और मुख्यमंत्री में आपको श्री चरणदास महंत जी दिख रहे हैं। तो एक्चुअल में यहां पर एक एंटर न होने के नाम से इसका सीक्वेंस चेंज हो गया है। तो इसी के आधार पर मैं आपको ये नए सीक्वेंस के हिसाब से मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो है सुश्री अनुसुईया उइके जी हैं वर्तमान में, और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी हैं। इसके अलावा श्री चरणदास महंत जी आपके विधानसभा अध्यक्ष हैं, और आपको जानकारी होगा कि विधानसभा उपाध्यक्ष जो कि मनोज सिंह मंडावी जी भानु प्रतापपुर क्षेत्र से बिलोंग करते थे, और इनका 16 अक्टूबर 2022 को हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया। और बाद में आपने करंट में डिस्कशन में भी देखा था कि उसी क्षेत्र से उनकी धर्मपत्नी जी ने उस विधानसभा क्षेत्र से अपना स्थान बनाया। यहां पर विधानसभा उपाध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो कोंडागांव जिले के केशकाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक आपके श्री संतराम नेताम जी, जो कि अभी हाल ही की न्यूज है, संतराम नेताम जी जो हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किए हैं। इसके अलावा इनके नाम की पुष्टि हो चुकी है विधानसभा उपाध्यक्ष में। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष में श्री नारायण प्रसाद चंदेल जी हैं। तो आप याद रखिएगा, पृष्ठ क्रमांक 68 छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स युवाचार ईयरली मैगजीन में आपको ये छोटा सा करेक्शन करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसी पेज में आपको एक फैक्ट मिलेगा जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष में टाइपिंग मिस्टेक के कारण उसमें जो नाम देखने के लिए हमको मिल रहा है वो वहां पर एक्चुअल में अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष है। अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष में श्री थानेश्वर साहू जी का नाम है, जिसमें एक्चुअल में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री राम कुमार भारती जी हैं, और श्री थानेश्वर साहू जी जो हैं वो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये एक त्रुटि है, इसको आप सुधार कर
आप तैयारी के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। महोत्सव, जैसा कि हम टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे, महोत्सव आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और महोत्सव की अगर हम बात करें तो हम फरवरी से लेकर जनवरी के बीच में होने वाले महोत्सव को देखेंगे। अगर आप देखेंगे, पहले महोत्सव में हम चर्चा कर रहे हैं जाजल्य देव महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जाजल्य देव जो कि एक प्रतापी कलचुरी शासक हुए हैं, इन्होंने लगभग 1090 से 1120 ईस्वी तक शासन किया। ये कलचुरी वंश के सबसे प्रतापी शासक के साथ साथ छत्तीसगढ़ इतिहास के एक प्रबल क्षेत्र विस्तारक और एक महान शासक के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने अपने नाम से जाजल्यपुर नगर की स्थापना की और वो जाजल्यपुर वर्तमान का जांजगीर है। ये छत्तीसगढ़ विषय में आप अध्ययन करते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो इस नगर की स्थापना के साथ ही साथ इनकी स्मृति में जाजल्य महोत्सव मनाया जाता है। इस बार जाजल्य महोत्सव जांजगीर चांपा जिले में फरवरी 2023 यानी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर वहां के कलेक्टर ने एक मीटिंग रखी और अभी डेट फाइनल डिस्क्लोज नहीं हुआ है अभी तक की स्थिति के हिसाब से। आगे चलकर डेट मिलने पर आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फरवरी 2023 में जांजगीर चांपा जिले में जाजल्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ इस जाजल्य महोत्सव के साथ ही साथ यहां पर एग्रीटेक कृषि मेला का आयोजन किया जाता है। ये एग्रीटेक कृषि मेला बेसिकली देखा जाए तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान हैं, उन किसानों को कृषि से संबंधित अलग अलग क्षेत्र की जानकारियां एक मंच में उपलब्ध कराई जाती है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है झुमका जल महोत्सव। झुमका जल महोत्सव का संबंध कांकेर जिले से है। अगर मैं झुमका जल महोत्सव की बात करूंगा तो आप ध्यान रखेंगे 17 से 18 जनवरी के मध्य छत्तीसगढ़ कला संस्कृति विभाग के द्वारा कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है, झुमका जल महोत्सव का आयोजन कहां? तो कोरिया जिला, 17 से 18 जनवरी और कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है तातापानी महोत्सव। तातापानी महोत्सव आपका मकर संक्रांति के अवसर पर यानी 14 से 16 जनवरी 2023 को रामानुजगंज बलरामपुर में आयोजित हो रहा है। ठीक है, इसमें विशेष बात यह है कि इसमें भी संस्कृति को बढ़ावा देने को लेकर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो बहुत सिंपल है कि आपका मकर संक्रांति का जो तातापानी महोत्सव है वो कहाँ आयोजित होगा? तो आपको पता है तातापानी जो क्षेत्र है वो आपका बलरामपुर जिले के अंतर्गत ही पड़ता है। तो ये 14 से 16 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर बलरामपुर रामानुजगंज में आयोजित हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव। छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की स्मृति में यूथ डे यानी युवा दिवस मनाया जाता है। अगर इस यूथ डे को समझें तो आप जानेंगे कि 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ और उनके जन्मतिथि को ही युवा दिवस के तौर पर समूचे भारत में मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत गहरा संबंध रखते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ और उनके सिद्धांतों में चलने वाले आपके स्वामी आत्मानंद, जिन्होंने नारायणपुर और रायपुर में सेवा आश्रम और वृद्धा आश्रम की स्थापना की 1958-1985 में। इसके अलावा आप कहेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य की एकमात्र टेक्निकल जो यूनिवर्सिटी है आपका CSV2 वो भी स्वामी विवेकानंद के नाम पर समर्पित है। छत्तीसगढ़ राज्य का एक राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एकमात्र स्वामी विवेकानंद जो राष्ट्रीय हवाई अड्डा है रायपुर में, वो भी स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का ये 23वां संस्करण का युवा दिवस है जो कि 12 से 14 जनवरी, याद रखेंगे डेट को, 12 से 14 जनवरी 2023 के मध्य में मनाया गया। 12 से 14 जनवरी 2023 के मध्य में मनाया गया।
यानी ये 12, 13, 14 3 दिवसीय था। ये छत्तीसगढ़ राज्य के 23वें संस्करण का कार्यक्रम है, जिसमें विशेषता अगर हम बात करें तो यह खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा, इसमें विभाग का नाम आप याद रखेंगे, खेल छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा इस महोत्सव को आयोजित किया जाता है। इस बार ये जो महोत्सव आयोजित हुआ ये अलग अलग स्तर पर था, यानी अगर हम देखें तो ये विकासखंड, जिला, संभाग और राज्य स्तर पर आयोजित हुआ। और इनमें अगर देखें तो 2 आयु सीमा को लेकर, यानी एक 18 से 40 वर्ष और दूसरा 40 वर्ष से अधिक, इन 2 आयु सीमा को लेकर टोटल 18 विधाओं में, यानी टोटल 18 टाइप्स ऑफ डिफरेंट आर्ट, 18 प्रकार की कलाओं में यहां पर एक प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया। और खास बात यह रहा कि प्रत्येक प्रतियोगी को 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी यहां पर रखी गई है। तो याद रखेंगे कि युवाओं में सांस्कृतिक गतिविधियों को जोड़ना, यानी हम कहेंगे कल्चरल एक्टिविटी को प्रमोट करना है यूथ में। दूसरा 15 से 40, ध्यान रखेंगे, 15 से 40 और दूसरा 40 से प्लस, 2 एज लिमिट में इसको रखा गया। यहां पर टोटल कितनी विधाएं रही तो क्या बताएंगे आप? टोटल 18 विधाओं में इसे संपन्न किया गया। अगर मैं डेट की बात करता हूं तो 15 नवंबर तक आपका सबसे पहले विकासखंड स्तर पर रखा गया, 16 नवंबर से 10 दिसंबर जिला स्तर पर, 11 दिसंबर से 31 दिसंबर संभाग स्तर पर, और जो आप लास्ट डेट देख रहे थे जिसे हम कहेंगे 12 से 14 जनवरी, ये आपका जिले स्तर पर आयोजित हुआ। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपका छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव कौन से संस्करण का था, छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव कितनी कुल श्रेणियों में हुआ, कितनी आयु सीमा के वर्ग लोग इसमें भाग लिए, कितने वर्ग में, कितने विधाओं में संपन्न हुआ और कब हुआ, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति राज्य स्तरीय आदिवासी लोक कला महोत्सव। ठीक है, साधारणतः हम देखते हैं कि जब शहीद वीर नारायण सिंह, जिन्हें सोना खान का सच्चा सपूत अथवा हम कहेंगे 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद माने जाते हैं, जिन्हें 10 दिसंबर 1857 को जय स्तंभ चौक में फांसी दे दिया गया चार्ल्स इलियट के आदेश पर, इनसे संबंधित जब कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है तो हम साधारणतः बलौदा बाजार की ओर अधिक केंद्रित होते हैं। हम आंसर ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि बलौदा बाजार को ही ले, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो महोत्सव है ये राजमोहनी भवन अंबिकापुर सरगुजा जिला में हुआ है। इसका आयोजन कहां हुआ है तो आप क्या बताएंगे? अंबिकापुर सरगुजा जिला में हुआ है। यहां पर ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन 21 दिसंबर 2022 को हुआ है, जिसमें 2 मंत्री, एक अमरजीत भगत और दूसरे आपके डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, ये 2 मंत्री इसके मुख्य अतिथि के तौर पर रहे। इसका उद्देश्य विशेष तौर पर है कि लोक नृत्य प्रतियोगिता में संभाग स्तर पर विजयी प्रतिभागी इसमें भाग लिए हैं। यानी इसका आयोजन ये एक टोटल स्टेट लेवल का एक कहा जाए आर्ट से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड आपका ये एक कंपटीशन था। इस कंपटीशन में जितने भी संभाग स्तर पर छत्तीसगढ़ के 5 संभाग से जो विजयी प्रतिभागी थे, जो विनर कॉम्पिटिटर थे, वो कॉम्पिटिटर आपके इसमें पार्टिसिपेट किए, जिसमें पहले स्थान आने वाले को 1 लाख रुपए, दूसरे स्थान आने वाले को 50,000 और तीसरे स्थान आने वाले को 25,000 रुपए की यहां पर पुरस्कार राशि प्रदान की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। राउत नाचा महोत्सव। ठीक है, राउत नाचा महोत्सव में आप बहुत कंटेंट देखते हैं। जैसे राउत नाचा के सामान्य विषय में हम बात करें तो आप देखते हैं छत्तीसगढ़ विषय में आप पढ़ते हैं कि कार्तिक प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होकर लगभग 1 पखवाड़ा चलता है। राउत नाचा जो है बिलासपुर संभाग का एक प्रमुख नाचा है, नाट्य है या लोक नृत्य हम कहेंगे, एक्चुअल लोक नृत्य के श्रेणी में रखेंगे इसे। और ये भगवान कृष्ण के से जुड़ता है, धार्मिक प्रसंग है इसमें जिसमें भगवान कृष्ण से जुड़ता है। भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया अपने मामा का, तो उनके विजय के उपलक्ष्य में राउत नाचा का आयोजन किया जाता है। क्योंकि अगर आप इमेजिन कर पाए तो आप देखेंगे कि कंस के वध के समय में एक युद्ध प्रतियोगिता रखी गई थी। तो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन होता है,
तो इस राउत नाचा का जो विशेष ऑब्जेक्टिव है वो है शौर्य का प्रदर्शन। और जब कहीं भी शौर्य का प्रदर्शन होता है तो उसमें वीर रस की प्रधानता होती है। ये गढ़वा बाजा की धुन में पुरुष वर्ग इसमें विशेष परिधान में, विशेष पहनावे में नृत्य करते हैं। साथ ही साथ नगरों में भ्रमण कर नगर के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। याद रखेंगे, इसमें केवल पुरुष वर्ग ही भाग लेता है, महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। आवश्यकता पड़ने पर, और देखा जाए आवश्यकता पड़ती ही है, आवश्यकता पड़ने पर पुरुष ही महिलाओं के वेशभूषा को धारण कर नृत्य करते हैं। विशेष प्रकार के रंगों से सजी हुई धागाओं से लाठियों को और वस्त्रों को सजाया जाता है। ये सब फैक्ट आप पढ़ते हैं राउत नाचा के विषय में। और खास तौर पर अगर हम देखें तो पहले मुंगेली जिला, जो कि राउत नाचा के लिए विशेष तौर पर जाना जाता था, अब इसका संकेंद्रण मल्हार और बिलासपुर जिले में अधिक देखने के लिए मिलता है। राउत नाचा 1978 में 1978 में प्रारंभ हुआ। एक बार इंदिरा गांधी जी के निधन के अवसर पर यह राउत नाचा का आयोजन नहीं हुआ। 1985 को ये लाल बहादुर शास्त्री मैदान बिलासपुर में आयोजित होने लगा। इससे पहले ये लाल बहादुर शास्त्री मैदान में आयोजित नहीं होता था। तो आप ध्यान रखेंगे, इस बार जो राउत नाचा का आयोजन हुआ है वो 45वें क्रम का हुआ है। इसमें डॉक्टर कालीचरण यादव जी इसके संयोजक, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी इसके मुख्य अतिथि, और लगातार चौथी बार यहां पर भरनी परसदा ने जीत हासिल की है। तो आपको यही फैक्ट पढ़ने हैं। याद रखेंगे, इसका आयोजन 12 नवंबर 2022 को हुआ है। ये 45वें क्रम का था। इसका आयोजन लाल बहादुर शास्त्री मैदान बिलासपुर में हुआ है। इसमें कार्तिक प्रबोधनी एकादशी के अवसर पर होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार कार्तिक प्रबोधनी एकादशी एक्चुअल में 4 नवंबर 2022 को था। ठीक है, इस बार आयोजन 12 नवंबर 2022 को हुआ है। इसमें यादव अथवा राउत जाति पार्टिसिपेट करती हैं। डॉक्टर कालीचरण यादव जी जो हैं इसके संयोजक कोऑर्डिनेटर थे इस फंक्शन अथवा इस प्रोग्राम अथवा इस फेस्टिवल के, और इसमें भरनी परसदा लगातार चौथी बार इसमें जीत हासिल की है। ठीक है, और पहले स्थान पे रही है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा इस पहलू पर अगर देखा जाए तो ये पार्टीगत विचारधारा हो जाएगी कि बार बार अलग अलग पक्ष विपक्ष इस घटना को लेकर बार बार टिप्पणी करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जहां 30% से अधिक जनजाति देखी जाती है, वहां पर जनजातियों के उत्थान से संबंधित योजनाएं आनी चाहिए, न कि जनजातियों और देश विदेश से जनजातियों को लाकर यहां नृत्य कराना चाहिए। बहरहाल ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर काफी ज्यादा मंथन अथवा विचार आपके व्यक्तिगत अथवा दूसरे व्यक्ति के भी हो सकते हैं। यहां पर हमको जो जानना है वो ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 2019, 2021, 2022 यानी 2022 का जो राउत नाचा हुआ, ये इस राज्य का 2022 का जो आपका ये डांस फेस्टिवल हुआ, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल, ये तीसरे क्रम का था। यानी इसका संस्करण जो है वो तीसरा था। यह बेसिकली अगर देखें तो 1 से 3 नवंबर 2022 को आयोजित हुआ। इसमें थोड़ा सा कुछ डेट आपको ध्यान रखना है कि राज्योत्सव भी इसी अवसर पर मनाया गया, जो कि 1 से 3 नवंबर 2022 तक था। ये डांस फेस्टिवल भी इसी तिथि पर मनाया गया, जो कि 1 से 3 नवंबर 2022 तक था। केवल यहां पर लगे हुए स्टॉल, जो प्रदर्शनी लगा हुआ था, वो 1 से 6 नवंबर तक यहां पर आयोजित किया गया। और प्रदर्शनी में इस बार खास चर्चा का विषय था हाटूम। इस बार प्रदर्शनी में हाटूम जो है काफी चर्चा में रहा। हाटूम एक गोड़ी जनजाति या गोड़ी बोली का शब्द है। इस हाटूम का अर्थ होता है बाजार। यहां पर छत्तीसगढ़ के जनजातियों से लेकर जनजातियों में प्रचलित जो आभूषण है, उन आभूषण को दिखाने को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी केवल मात्र प्रदर्शनी न होकर प्रदर्शनी सह विक्रय केंद्र था। यहां पर काफी ज्यादा जनजातियों के आभूषण, जनजातियों के पहनावे को लेकर संस्कृति को बढ़ावा देना, ये चर्चा में रहा। खास बात ये रहा
कि इसका संचालन जो है पीएचडी छात्रा ने किया था, हाटुम का संचालन। तो ये काफी चर्चा में रहा। अगर इस डांस फेस्टिवल की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखा गया कि देश विदेश से कुल 10 देश से यानी 10 कंट्रीज से 1500 प्रतिभागी इसमें भाग लिए। इस 1500 प्रतिभागियों में 100 भारत के और 1400 अन्य 9 देशों के थे। इसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग श्रेणियों में नृत्य का आयोजन हुआ। जैसे अगर यहां पर मैं बात करूं तो जैसे अगर मैं बात करता हूं, एक है आपका क्रॉप हार्वेस्टिंग, यानी मैं बात करूंगा फसल कटाई। फसल कटाई की श्रेणी में छत्तीसगढ़ का नृत्य जिसे हम कहेंगे कर्मा नृत्य, ये कर्मा नृत्य इस प्रतियोगिता में पहला स्थान बनाता है, यानी फर्स्ट पोजीशन में था। तो हमको जानना होगा कर्मा नृत्य क्या है। तो आप सामान्यतः पढ़ते होंगे कि कर्मा नृत्य फसल कटाई के अवसर पर दशहरा के समय से प्रारंभ होता है और वर्षा ऋतु के पहले समाप्त हो जाता है। पुरुष महिला दोनों भाग लेते हैं। मृदंग, झांझ और टिमकी इसका क्या होता है, प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, और इसमें प्रकृति अथवा कृषि की प्रधानता पाई जाती है। तो ये नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ श्रेणी में, यानी छत्तीसगढ़ राज्य का कर्मा नृत्य फसल कटाई की श्रेणी के अंतर्गत यहां पर पहला स्थान प्राप्त करता है। इसमें एक दूसरी श्रेणी है जिसे हम कहेंगे विवाह के अवसर पर। विवाह अवसर पर आप याद रखेंगे, यहां पर विवाह श्रेणी में सिक्किम राज्य में प्रचलित तमांग सेलो, तमांग सेलो नृत्य जो है ये किस राज्य का है, तो आप याद रखेंगे सिक्किम राज्य में प्रचलित है तमांग सेलो। तमांग सेलो में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं आपसे, तो एक्चुअल में ये एक तमांग जो है एक जनजाति है। तमांग ट्राइब आपके दार्जिलिंग में, सिक्किम में और नेपाल में पाई जाती है। ये तमांग जनजाति विवाह के अवसर पर तमांग सेलो नृत्य करती है। इसमें कुल नृत्य के दौरान अनेक अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों की संख्या बदलती रहती है और बढ़ती रहती है। जब ये 32 वाद्य यंत्र के साथ युक्त हो जाता है तो उस समय ये बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को समर्पित होता है। और इसमें खास बात यह है कि इसका वाद्य यंत्र डंपू कहलाता है। डंपू, इसलिए इस नृत्य को डंपू डांस अथवा डंपू नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो स्पेशली सिक्किम राज्य की जो तमांग सेलो जनजाति है, ये तमांग सेलो जनजाति विवाह के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य की श्रेणी में इस डांस फेस्टिवल में पहला अवार्ड प्राप्त करती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं यहां पर विभाग की बात करूं, क्योंकि अलग अलग विभाग के प्रदर्शनी लगे हुए थे, विभाग में प्रदर्शनी के श्रेणी में कृषि विभाग ने पुरस्कार प्राप्त किया। सबसे बेस्ट यहां पर प्रदर्शनी, सबसे अच्छी प्रदर्शनी जो है वो कृषि विभाग का था। अगर मैं पब्लिक सेक्टर यूनिट की बात करता हूं, एक्चुअल में अब तो पब्लिक सेक्टर यूनिट ना होकर ये ज्वाइंट सेक्टर यूनिट हो चुका है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो बाल्को को यहां पुरस्कार मिलता है। ठीक है, तो आपको कम से कम ये पुरस्कार आपको यहां पर याद रखने हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री इसके जो समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के माध्यम से संयुक्त रूप से पुरस्कार वितरित किया गया। 1 नवंबर को राज्यपाल की उपस्थिति में जो राज्य अलंकरण है वो वितरित किए गए, जिसको हम पुरस्कार में अलग से देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कर्मा नृत्य फसल कटाई में, तमांग सेलो विवाह में, ठीक है, कृषि जो है विभागीय में, और बाल्को जो है वो सेक्टर यूनिट में आपका पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, और यहां पर एक वर्ड जो मैंने अभी यूज किया डंपू, वो वाद्य यंत्र याद रखना है आपको। और ये एक वर्ड है जिसे हम कहेंगे हाटू। ठीक है, ये इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम इसी प्रकार से। अगला है एग्री कार्निवल। एग्री कार्निवल को अंतरराष्ट्रीय कृषि मड़ई कहा गया। बेसिकली ये देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को लेकर सरकार काफी ज्यादा जागरूकता ला रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य जहां पर 80% की जनसंख्या कृषि अथवा कृषि से संलग्न
कार्यों में या कृषि से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न है, वहां पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि में इनोवेशन, मतलब हम कहेंगे नवाचार लाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए रायपुर के या छत्तीसगढ़ के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जिसके कुलपति यहां पर ध्यान रखेंगे गिरीश चंदेल जी हैं, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला का आयोजन किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला, आप ध्यान रखना है आपको, 14 से 18 अक्टूबर तक आयोजन हुआ, यानी इसको 14 से 18 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें लगभग ऐसा कहा गया कि 2000 के आसपास कृषकों ने भाग लिया और यहां पर कृषि से संबंधित नई चेतना आ सके, नया विकास हो सके। और आपको, जैसा कि आप पहले भी आपने जाना है कि इससे पहले हरेली को 28 जुलाई 2022 को एग्री ड्रोन, एग्री एम्बुलेंस, एग्री प्लॉटर जैसे अनेक प्रकार के उपकरणों को भी लॉन्च किया गया। उसी श्रेणी में कृषि की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए यहां पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 14 से 18 अक्टूबर के बीच में एग्री कार्निवल का आयोजन होगा। इसको अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई का नाम दिया गया। कृषि विकास एवं किसानों की समृद्धि ही इसका एकमात्र लक्ष्य था। आगे बढ़ेंगे, ग्लोबल ट्राइबल कॉन्क्लेव। ठीक है, कॉन्क्लेव का मतलब होता है गुप्त सभा, यानी हम कहेंगे एक ऐसा मीटिंग जो कि किसी विशेष ऑब्जेक्टिव अथवा विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाए। तो जहां पर आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला जनजाति राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके, और छत्तीसगढ़ राज्य जहां जनजाति बाहुल्य 30.62% जो जनसंख्या है, यानी 100 में जहां पर हमको लगभग 30 लोग ट्राइबल एरियाज में बिलोंग करते हैं, यानी हम कहेंगे कि एक प्रकार से ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आते हैं। वहां पर आपको ध्यान रखना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 13 से 16 अक्टूबर के बीच में यहां पर ट्राइबल कॉन्क्लेव, ग्लोबल ट्राइबल कॉन्क्लेव, यानी हम कहेंगे वैश्विक जनजातीय सभा का आयोजन किया गया। खास बात यह रहा कि इसके लिए एक लोगो जारी किया गया। ठीक है, ये आपको शायद न दिख पा रहा हो, लोगो जारी किया गया। इस लोगो का नाम था ट्राइबल क्वीन, और इस की आयोजन की मुख्य जो अतिथि थी वो छत्तीसगढ़ राज्य की आपकी राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके। यहां पर इंपावरिंग द ट्राइबल वुमन, जनजातीय महिलाओं में सशक्तिकरण आपका थीम रखा गया था। और खास बात यह था कि जनजातीय महिलाओं में संस्कृति को बनाए रखना, बढ़ाए रखना और उसके विकास को बढ़ावा देना, यह इसका ऑब्जेक्टिव था। एकदम सिंपल फैक्ट है कि 13 से 16 अक्टूबर के बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जनजातियों की छिपी हुई कला को बढ़ावा देना, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें एम्पावरिंग ट्राइबल वुमन इसका थीम था और उद्घाटनकर्ता सुश्री अनुसुईया उइके जी थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है भोरम देव महोत्सव। भोरम देव महोत्सव को अगर हम डिस्कस करें तो आपको याद रखना है, यहां पर ये मार्च है, पहले हम और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जून के बारे में पहले देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है बादल मड़ई। ठीक है, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जहां पर ट्राइबल पर्सन की जनसंख्या हमको ज्यादा दिखती है और जहां जनजाति है वहां संस्कृति की प्रचुरता दिखती है, क्योंकि जनजातियों में अपनी संस्कृति को बनाए रखने का, बढ़ाए रखने का एक विशेष गुण पाया जाता है। तो जनजातियों में संस्कृति को बढ़ाने के लिए, उनके संस्कृति को जो है फैलाने के लिए एक संस्थान की स्थापना की गई है जिसका नाम है बादल। बादल संस्थान की स्थापना अगर हम बेसिकली देखें तो 17 अक्टूबर 2021 को आसना जगदलपुर बस्तर जिला में किया गया। बस्तर संभाग और जिला का मुख्यालय जगदलपुर में स्थित जो आसना है वहां पर बादल एकेडमी की स्थापना 17 अक्टूबर 2021 को हुई। ये बादल एकेडमी का फुल फॉर्म अगर आप देखें तो यहां पर बस्तर एकेडमी ऑफ आर्ट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर है।
जो कि कला संस्कृति को जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ावा देता है। यहां पर एक टारगेट किया गया कि यहां प्रति माह एक मड़ई का आयोजन किया जाएगा। मड़ई शब्द 1408 में पुरुषोत्तम देव द्वारा विकसित किया गया। पुरुषोत्तम देव, आपको पता होगा कि पुरुषोत्तम देव सबसे उदार काकतीय शासक थे और पुरुषोत्तम देव ने ही गोचा पर्व, बस्तर की दशहरा जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को जो गोचा पर्व मनाया जाता है, जो जिसको रथ यात्रा के नाम से जानते हैं, उन्होंने पुरी की यात्रा की। उनके उस कॉन्सेप्ट को लेकर जहां पर बस्तर क्षेत्र और साथ ही साथ बात करेंगे जो जनजातियों का एक व्यापार है, जनजातियों का एक मिलन स्थल है, जनजातियों के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली जब प्रारंभ हुई बस्तर में, तो जो मड़ई का कॉन्सेप्ट आया वहां से उस मड़ई वर्ड को लिया गया। तो 25 जून 2022 याद रखेंगे, 25 जून 2022 को पहला मड़ई आयोजन किया गया जिसको हम कहेंगे बादल मड़ई। अभी अगर मैं लास्ट मंथ की बात करता हूं तो दिसंबर में यहां पर देवगुड़ी मड़ई का आयोजन किया गया। बेसिकली ये है कि ये किसी एक जनजाति को टारगेट करके पूरे समूचे छत्तीसगढ़ के एक मंच पर एक कहेंगे कला का प्रदर्शन किया जाता है और कला के प्रदर्शन के साथ ही साथ वो महीना पर्टिकुलर एक ट्राइब को डेडिकेट होता है जिसमें एक मड़ई का आयोजन कर उस मंच में उस जनजाति के द्वारा अपनी कला संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है और उस कला संस्कृति के प्रदर्शन के साथ ही साथ उसका संवर्धन, उसका विकास, उसके पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं जिससे लोग उस जनजाति के नृत्य, उस जनजाति के कला संस्कृति को जान पाते हैं। तो इसी को प्रदर्शित करने के लिए आप ध्यान रखेंगे 25 जून 2022 को बादल मड़ई का कॉन्सेप्ट लाया गया जिसमें युवाओं को सांस्कृतिक परंपरा के महत्व और जागरूकता को क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, जिसमें भाषा, बोली, पहनावा, रहन सहन, इस प्रकार से गतिविधियां इसमें संचालित की जाएगी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आपको पता होगा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल हम कहेंगे योगा डे। तो यहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर मैं बात करूं तो 2022 में हमको योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग के थीम पर यहां पर योग दिवस मनाया गया समूचे भारत में, जिसमें चूंकि इस बार आपको ध्यान होगा कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था 75वां, इसलिए पूरे भारत में 75 स्थलों का चयन किया गया और उस 75 स्थलों में विशेष तौर पर योग दिवस के दिन योग का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्थल भोरम देव मंदिर आता है। ये भोरम देव वही है जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से भी जानते हैं। तो आप याद रखेंगे कि इस बार जो हुआ है आपका ये 18वें क्रम का था। ठीक है, मानवता के लिए योग इसका थीम था। अमृत महोत्सव होने के कारण इस बार ध्यान रखेंगे 75 आइकॉनिक प्लेसेस का इसमें क्या किया गया था, सिलेक्शन किया गया, जिसमें कबीरधाम जिले में स्थित भोरम देव मंदिर चयनित हुआ है। ठीक है, और यहां पर भव्य रूप से पूरे समूचे राज्य और समूचे देश में योग का आयोजन हुआ। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे हम तो नेक्स्ट है रामगढ़ महोत्सव। आपको पता होगा कि सरगुजा जिला में रामगढ़ की पहाड़ी है। इसी रामगढ़ की पहाड़ी में अलग अलग गुफाओं के बारे में आप देखते हैं। सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा पढ़ते हैं। जोगी मारा की गुफा को वरुण की गुफा कहते हैं, छत्तीसगढ़ की अजंता कहते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली नाट्यशाला सीता बेंगरा, ठीक है, मतलब पूरे विश्व की, मतलब एशिया का फर्स्ट जो है डांस थिएटर माना जाता है सीता बेंगरा को, जिसे 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने स्थापित किया। इसी जोगी मारा की गुफा में आप जानते हैं संतलाल कटारे ने देवदासी, सुतनुका और देवदत्त की प्रेम गाथा का विवरण जो लिखा हुआ पाली भाषा में और देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि में, उसका अध्ययन किया। तो यहां पर याद रखिएगा रामगढ़ कई दृष्टि से बहुत महत्व रखता है, क्योंकि मेघदूतम की रचना भी रामगढ़ से ही मानी जाती है। तो रामगढ़ में जो सरगुजा में है, यहां पर 14-15 जनवरी, या यहां पे याद रखेंगे कि 14 और 15 जून 2 दिन का, 14 और 15 जून में क्या काम किया गया है, रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें खास बात यह रही कि महोत्सव का शुरुआत जो है आपका 1976 से हुआ है,
जबकि जब राउत नाचा आप देखते हैं 1978 से है, लेकिन रामगढ़ महोत्सव जो स्टार्ट हुआ है कब से हुआ है, 1976 से हुआ है। याद रखेंगे ये प्रति माह आषाढ़ माह के प्रथम 2 दिवस में आयोजित होता है, यानी आषाढ़ माह के प्रथमा और द्वितीया को ये आयोजित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जगार महोत्सव। ये जगार काफी चर्चा में है। अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर के पंडरी में हस्तशिल्प कला यानी जो हैंडलूम क्राफ्ट हैं, जो स्थानीय कला है, उनको बढ़ावा देने के लिए श्री चंदन कश्यप जो कि वर्तमान में हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में पंडरी बाजार में इसका आयोजन हुआ। इसका आयोजन 10 से 24 जून के बीच किया गया, यानी ये 10 से 24 जून के बीच में जो किया गया, इसमें टोटल 12 राज्य के 140 स्टॉल यहां पर लगाए गए और इन स्टॉलों में प्रदर्शनी के साथ साथ विक्रय भी यहां पर उपलब्ध कराया गया, यानी वो देखने के साथ साथ इन सामग्रियों को खरीद भी सकते थे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जगार महोत्सव। नेक्स्ट है खैरागढ़ महोत्सव। खैरागढ़ महोत्सव फिर अभी चर्चा में है, क्योंकि ये मान लीजिए अप्रैल में भी फिर होगा। तो अभी हमारे पास जो है वो आपका 2022 का है। खैरागढ़ महोत्सव आप जानते हैं, वर्तमान में आप कहेंगे तो तात्कालिक उस समय के हिसाब से राजनांदगांव जिला, लेकिन अभी के हिसाब से कहेंगे तो आपका आएगा खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। ठीक है, इस जिला में आपका 27 से 30 अप्रैल के बीच खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया। इस खैरागढ़ महोत्सव के चलते ही, यानी ये कहां किया गया तो आप बताएंगे इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो आपसे खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, अभी ये बहुत पुराना है एक प्रकार से, तो यहां से संभावनाएं कम है एग्जाम में क्वेश्चन की। ठीक है, अगला है कुदुरगढ़ महोत्सव। कुदुरगढ़ महोत्सव आपका 6 से 8 अप्रैल 2022 को, ये पहला संस्करण था। 2022 में जो हुआ वो क्या था, आपका पहला संस्करण था। ये एक्चुअल में बागेश्वरी धाम सूरजपुर जिला में आयोजित किया गया। ये 3 दिवसीय था और इस अवसर पर जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ठीक है, मैनपाट महोत्सव। मैनपाट महोत्सव 11 से 13 मार्च 2022 में आयोजित किया गया। ये रोपाखार जलाशय के समीप सरगुजा जिला में इसका आयोजन किया गया। इसमें इसमें जो मुख्य अतिथि थे और जो इसके शुभारंभ करता है, इनॉग्रेट करने वाले पर्सन, वो संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी हैं। ठीक है, और इस अवसर पर अंबिकापुर में संचालित सी मार्ट और सोहगा गोठान में ह्यूमिक एसिड निर्माण इकाई का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो यहां पर हमने महोत्सव को कंप्लीट किया। ध्यान रखेंगे महोत्सव में बेसिकली क्या रहता है कि आप जब एग्जाम में बैठ रहे होते हैं तो खास बात देखा जाता है कि एग्जाम के जो निकट आपके महीने हैं, जैसे फरवरी 12 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो संभवतः जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस 5 महीने में जो आपके फेस्टिवल हैं, मतलब जो आपके चर्चा में महोत्सव रहे हैं, विशेषतः जैसे हमने चर्चा किया राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव, इस प्रकार के महोत्सव आपकी परीक्षाओं में अधिक स्थान बनाने का चांस रखते हैं। ठीक है, तो काफी, चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सबसे मैं जुड़ूंगा। इसका और इससे पहले वाले टॉपिक का PDF आपको ग्रुप में टेलीग्राम में अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप में से जो कोई भी टेलीग्राम युवाचार समाचार के टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, वो युवाचार समाचार के टेलीग्राम से जुड़ें। और ये छत्तीसगढ़ और नेशनल दोनों के ईयरली करंट अफेयर्स के मैगजीन मार्केट में अवेलेबल हैं। इसका विस्तृत फॉर्म आपको उसमें बहुत आसानी से देखने के लिए मिल सकता है, तो उस मैगजीन को आप प्रिफर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।